हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, एकदम बढ़िया मस्त सेहतमंद चंगे होंगे और बहुत बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज आपका ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तेलुगु सिनेमा का रिव्यू लेकर। और ये महज एक तेलुगु सिनेमा नहीं है, ये एक पैन इंडियन सिनेमा है जो कि तेलुगु के अलावा बाकी साउथ के भाषाएँ और हिंदी भाषा में भी सिनेमा को रिलीज़ मिली है। और ये जो सिनेमा है ये पिछले हफ्ते यानी 12 सितंबर को रिलीज़ हुआ था और इस सिनेमा का नाम है मिराई, जो कि इस वक्त सिनेमा हॉल में बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। और जो ऑडियंस है थिएटर्स में भर भर के इस सिनेमा को देख रहे हैं, इस सिनेमा की आनंद उठा रहे हैं और ये सिनेमा अब तक सुपरहिट साबित हो चुका है। तो इस सिनेमा के डायरेक्टर है कार्तिक खट्टामनेनी और इस सिनेमा में लीड रोल्स प्ले करते हुए नजर आते हैं तेजा सज्जा, जो कि पिछली बार हनुमान से डेब्यू किया था अपना, और फिर श्रेया सरन है, रघु राम है, उनके अलावा जयराम, जगपति बाबू, मंचू मनोज, राजेंद्र नाथ जोशी, ऐसे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ इस सिनेमा में मौजूद है। तो जैसे कि हमने इस सिनेमा के टीजर और ट्रेलर में देखा था कि सिनेमा का कंसेप्ट जो है अशोका का जो ये 9 अननोन वाला जो थ्योरी है उस थ्योरी पर निर्भर करता है। राजा अशोक का जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका इतिहास तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा ही, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो फिर से बताता हूँ। और इस सिनेमा में भी इस चीज़ को डिटेल में दिखाया भी गया है शुरुआत में ही कि कलिंग युद्ध का ख़त्म होने के तुरंत बाद राजा अशोक जो थे वो पूरी तरह बदल गए थे। ठीक है, पूरी तरह बदल गए थे। अब उन्हें ये लग रहा था कि उनमें जो तंत्र, उनमें जो विद्या है, उनमें जो शक्तियाँ है, अगर ये सारी शक्ति, ये सारी विद्या अगर किसी गलत इंसान के हाथों में लग गया तो वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऐसी शक्ति, ऐसी विद्या जिस किसी के भी हाथों में लग जाए वो जीते जी भगवान बन जाएगा, जीते जी वो ईश्वर बन जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे दुनिया को बहुत नुकसान होगा, दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी इंसान ने इन शक्तियों का गलत फ़ायदा उठा लिया तो ये जो दुनिया है, पृथ्वी है, इसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ताकि ऐसा ना हो तो राजा अशोक ने क्या किया कि अपने सारी शक्ति और जो विद्याएं थी उन्होंने उस शक्ति और विद्याओं को 9 अलग अलग किताबों में स्टोर कर दिया, 9 अलग अलग किताबों में जमा कर दिया। ठीक है, और उन 9 अलग अलग किताबें उन्होंने अपने 9 अलग अलग भरोसेमंद लोगों को सौंपा और उनको एक जिम्मेदारी दी कि सदियों से इन किताबों की वो रक्षा करें ताकि कभी किसी गलत इंसान के हाथों में ना लगे। तो अब इस सदी में क्या दिखाया जा रहा है कि सम्राट अशोक का ये जो सीक्रेट सोसाइटी था 9 अननोन, ये अब एक्सपोज होने जा रहा है। अब ये जो 9 किताबें हैं किसी गलत इंसान के हाथों में लगने वाला है। तो उन 9 लोग जिन पर इस जिम्मेदारी थी उनमें से एक औरत है, उनका नाम है अंबिका। तो उनके नाम पर एक आश्रम है, अंबिका आश्रम, जहाँ पर वो बसती है, रहती है और उन्हें एक वरदान प्राप्त है कि वो भविष्य देख सकती है, आने से पहले भविष्य सब देख सकती है। तो उसी औरत के रोल में हम श्रेया सरन को देखते हैं। तो वो भविष्य देखती है कि कोई इंसान जो एक दानव है, एक राक्षस है, वो इन सारे किताबों को हासिल करेगा और दुनिया को बर्बाद वो अपने हाथों से करने वाला है। अगर ये सारी 9 किताबें उस इंसान के हाथों में गलती से भी लग गया तो भाई दुनिया का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे काफ़ी मासूम लोगों की जानें जाएगी, बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब इस नुकसान के हाथों से तो भाई बचाना तो पड़ेगा ही। तो जिनके पास ये जिम्मेदारियाँ है किताबों को बचाने की, उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये विनाश होने से रुक जाए, ताकि ये विनाश से दुनिया बच जाए, ताकि उस इंसान को जो एक दानव है, राक्षस है, उस राक्षस को, उस दानव को ताकि रोका जाए। तो उसके लिए क्या हुआ है कि अंबिका आश्रम से एक लड़की को भेजा गया उस इंसान की खोज में जो उस दानव को, उस राक्षस को रोक सके। तो अब
उसे वो इंसान मिलेगा कि नहीं, और मिल भी गया तो अब वो इंसान उस दानव राक्षस को रोक पाएगा कि नहीं, ये विस्तार में जानने के लिए आपको सिनेमा देखनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ एक लड़का है, एक अनाथ लड़का, जो कि मतलब स्क्रैप यार्ड में 2 नंबरी का काम करता है। कभी किसी ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है, तो कभी क्या करता है कि चोरी चकारी करता रहता है गाड़ियों की और काफ़ी सारे सामानों की, और उनका डुप्लीकेट बनाकर वो लोगों को बेचता रहता है। इस तरह की 2 नंबरी चोरी चकारी करके वो किसी तरह अपना पेट पालता है, क्योंकि वो जन्म से अनाथ है। तो अंबिका आश्रम से जिस लड़की को भेजी गई थी, उस लड़के को ढूंढने के लिए, जो कि इस विनाश को रोक सकता है, वो जाकर उस स्क्रैप यार्ड वाले के पास पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो लड़का है, जो ये स्क्रैप यार्ड में 2 नंबरी का काम वाम करता है, अनाथ बच्चा, अनाथ लड़का, उसी के रोल में हम तेजा सज्जा को देखते हैं। तो उनका कैरेक्टर का नाम है वेदा प्रजापति। तो ये जो लड़की है विभा, जिसको अंबिका आश्रम से भेजा गया था इस लड़के को ढूंढने के लिए, तो वो वेदा प्रजापति को जब मिलती है तो वो ऐसी बातें करती है जिसे सुनकर वेदा एकदम चौंक सा जाता है। लेकिन उसको इस बात पर विश्वास होता भी नहीं है, क्योंकि भाई वो तो बचपन से अनाथ है और वो ये सब 2 नंबरी काम करके ही बड़ा हुआ है। तो उसे क्या मालूम ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब मतलब सीक्रेट सोसाइटी, वो 9 किताबें, ये शक्तियाँ, ये मंत्र तंत्र, ये सब के बारे में उसको क्या ही मालूम। तो वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो उसके बाद अब क्या क्या होगा नहीं होगा, ये अगर आपको जानना है तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो सिनेमा है ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, बहुत फुर्सत से बनाया गया है। इस सिनेमा का बजट मात्र 60 करोड़ का है, लेकिन यकीन मानिए इस सिनेमा में जो CGI, जो VFX की इस्तेमाल किया गया है ना, बहुत ही बढ़िया है। मतलब आजकल जितने कीमती सिनेमाएं हम देखते हैं, कीमती सिनेमा यानी 200, 400, 500 करोड़ की जितनी सिनेमाएं देखते हैं, और वहाँ पर जो CGI VFX का इस्तेमाल होता है ना, उससे भी बेहतर VFX का इस्तेमाल इस 60 करोड़ की सिनेमा में हो चुका है। हाँ, कुछ जगह आपको VFX CGI थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड लगेगा, लेकिन बाकी जगह ओवरऑल अगर आप CGI VFX का जजमेंट करें तो इंडियन स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छा है। इंडियन स्टैंडर्ड में अच्छा है, कम से कम बाकी जो मतलब बिग बजट सिनेमा में जिस तरह की VFX इस्तेमाल होता है उससे तो बेहतर है, उससे बहुत ही बेहतर है। और यहाँ तक कि स्टोरी, कंसेप्ट, स्क्रीन प्ले है वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही फुर्सत से लिखा गया है। और अगर परफॉर्मेंसेस की आप बात करना चाहे तो पहले तेजा सज्जा की परफॉर्मेंस में आते हैं, क्योंकि वो तो लीड एक्टर है सिनेमा का। तो पिछले सिनेमा यानी जिससे उन्होंने डेब्यू किया था हनुमान में, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस मतलब उतना अच्छा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। लेकिन अब मिराई में उनका परफॉर्मेंस पिछले फिल्म से बेहतर है। मिराई में अब तेजा सज्जा का जो परफॉर्मेंस है वो हनुमान से बेहतर है, इतना यकीन से मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो तेजा सज्जा ने अपने परफॉर्मेंस पर थोड़ी मेहनत की है, वो मिराई में साफ दिखता है। यहाँ इनका परफॉर्मेंस हनुमान से तो बेहतर है, और बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। और अगर आप विलन की बात करना चाहते हैं मंचू मनोज की, मंचू मनोज यहाँ पे उस दानव राक्षस का रोल प्ले करते हैं जो सारे मतलब शक्तियाँ हासिल करना चाहता है। तो उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, ये नहीं कहूँगा कि उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, लेकिन मतलब अच्छा था। मतलब उनका परफॉर्मेंस मुझे बुरा नहीं लगा, उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा ही लगा। हाँ, उससे और अच्छा परफॉर्मेंस वो कर सकते थे ऐसा लगा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो भी था इस फिल्म के लिए परफेक्ट था। और उनका रोल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। इस फिल्म का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है कि इस फिल्म का जो विलन है मंचू मनोज, उनका कैरेक्टर को बहुत फुर्सत से लिखा गया है। उनको एक कैरेक्टर आर्क दिया गया है, उनको एक अच्छा बैकग्राउंड दिया गया है, और उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। अक्सर तेलुगु सिनेमा में हम क्या देखते हैं कि जो विलन होता है बहुत ही कार्डबोर्डिश होता है,
और वन डिमेंशनल कैरेक्टर होता है जिस पे कोई डेप्थ नहीं होता, जिसका कोई खास कैरेक्टर आर्क नहीं होता, और जब उसका हीरो से सामना होता है तो चुटकी भर में वो मसल जाता है। हीरोज़ को चुटकी भर में मसल देते हैं, और उन सिनेमा में ज़्यादातर ही हीरो को वर्शिप किया जाता है, उन सुपरस्टार्स की वर्शिप किया जाता है। लेकिन इस सिनेमा में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तेजा सज्जा हीरो है, तो यहाँ पे उनको वर्शिप की गई और विलन को इग्नोर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे विलन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। मतलब यहाँ तेजा सज्जा का जो कैरेक्टर है वेदा प्रजापति, उसको बहुत मुश्किलों से, बहुत सारे हर्डल से गुजरना पड़ता है इस विलन से टकराने के चक्कर में। और ख़ासकर क्लाइमैक्स में जो इनका फेस ऑफ होता है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में, बहुत ही बढ़िया लगता है बॉस। इस सिनेमा के एक्शन सीन्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक्शन कोरियोग्राफी सिनेमा का बहुत अच्छा है। CGI VFX इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वो भी अच्छा है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस आपको ख़राब लगेगा नहीं। जैसे मैंने कहा, विलन का जो परफॉर्मेंस है वो इस सिनेमा के लिए सही है, और स्टोरी, कंसेप्ट, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट इस सिनेमा में मैंने महसूस किया है, और वो ये है कि ये तेलुगु सिनेमा है, तो इसके तहत क्या हुआ कि टिपिकल जो तेलुगु एलिमेंट्स है वो इस सिनेमा में डाला गया है। और कभी कभी ये जो टिपिकल तेलुगु एलिमेंट्स है ना, वो इस सिनेमा की कहानी में कभी कभी रोड़ा डालते हैं। खासकर जो ओवर द टॉप कॉमेडी जो तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन है, जो तेलुगु सिनेमा में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, कुछ ओवर द टॉप कॉमेडी सीन्स, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती डाला जाता है। तो ऐसा कुछ कॉमेडी सीन्स इस सिनेमा में भी ज़ोर ज़बरदस्ती डाला गया है, जो कभी कभार इस सिनेमा की कहानी में रोड़ा डाल ही देते हैं। ठीक है, और अक्सर ये हर एक तेलुगु सिनेमा में ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता ही रहता है, बहुत ही कॉमन तेलुगु एलिमेंट्स हैं। तो इसके तहत कभी कभी इस कहानी में थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, लेकिन ये रुकावट इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि पूरा सिनेमा बर्बाद हो जाए या पूरा एक्सपीरियंस एकदम से बिगड़ जाए। तो ऐसा लकीली इस सिनेमा में होता नहीं है, क्योंकि इस सिनेमा का जो कहानी है बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया, और कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। मतलब कंसेप्ट में अशोका का वो 9 अननोन वाला थियोरी तो है ही, साथ में रामायण को भी जुड़ा गया है, साथ में रामायण का भी एक कनेक्शन है इस कहानी के साथ। और ऊपर से जब आप इस सिनेमा को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हॉलीवुड का इंस्पिरेशन नज़र आएगा। कैरेटे किड वाला इंस्पिरेशन आपको इस सिनेमा में दिखेगा, और साथ में कुंग फू पांडा, कैरेटे किड और वो एनिमेटेड सिनेमा है कुंग फू पांडा, इन दोनों का इंस्पिरेशन भी आपको इस सिनेमा में बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाई देने वाला है। तो इन सबको मिलाकर ये सिनेमा बनी है। तो इस फिल्म को बहुत ही फुर्सत से और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, और महज 60 करोड़ के बजट पे बनी है। वरना आजकल ऐसी सिनेमा अगर कोई बनाने चाहता है तो 350-400 करोड़ खर्च कर देते हैं। लेकिन पता है उन सिनेमा में दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि उन सिनेमा में बाकी हर चीज़ों में खर्चा कर डालते हैं मेकर्स बाकी सारे डिपार्टमेंट में खर्चा करते हैं, CGI VFX में खर्चा करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की फ़ीस देने पर भी खर्चा कर देते हैं बहुत। लेकिन जिस चीज़ पर ये प्रोड्यूसर्स खर्चा करना भूल जाते हैं वो है इस सिनेमा का स्टोरी, कंसेप्ट और स्क्रीन प्ले में। स्टोरी, स्क्रीन प्ले इतना बकवास होता है कि भाई 250-300 करोड़ तो क्या, अगर 600 करोड़ में भी ये सिनेमा बनेगी ना तो भी ऑडियंस को कोई मज़ा नहीं आता है। ऑडियंस को बिल्कुल भी ये सिनेमा पसंद नहीं आती, और ये सिनेमा फ्लॉप हो जाता है, डिज़ास्टर हो जाता है। लेकिन शुक्र मनाइए कि इस सिनेमा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस सिनेमा में स्टोरी, स्क्रीन प्ले पर बहुत ध्यान दिया गया है, और बहुत ही फुर्सत से इस सिनेमा को लिखा गया और बनाया गया है। और ऊपर से एक चीज़ मुझे और अच्छा लगता है साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में, वो ये है कि ये साउथ इंडियन फिल्में जो है ये इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। काश कि ये सारी चीज़ें बॉलीवुड वाले करते। बॉलीवुड वाले अपने घमंड के नशे में इतने चूर है
बॉलीवुड वाले अपने घमंड के नशे में इतने चूड़ है ना कि इनको कुछ दिखता ही नहीं है। ये बस अपने घमंड के नशे में जितना पैसा डालना हो सब डाल देते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस की फीस में खर्चा करते हैं, उनके इंटूराज कॉस्ट में खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि CGI वेफेक्स पे भी खर्च कर देते हैं, लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले में खर्च करना भूल जाते हैं। मतलब बॉलीवुड वालों की सिनेमा, ज़्यादातर ही उनके सिनेमा में स्टोरी स्क्रीन प्ले इतना घटिया होता है कि भाई जितना भी बजट आपने खर्च किया हो, अगर आपका स्टोरी स्क्रीन प्ले ही अच्छा ना हो तो ऑडियंस को मज़ा कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है बताइए। और ऊपर से बॉलीवुड वाले जो है इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन का मजाक उड़ाते रहते हैं। इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, मतलब मजाक उड़ाते रहते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, कैरिकेचर बना देते हैं इंडियन कल्चर का। इतना घटिया तरीके से वो इंडियन कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना कि देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शर्म आता है कि भारतीय सिनेमा के निर्माता वाले, भारतीय फिल्म मेकर्स अपने देश के कल्चर ट्रेडिशन की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा छवि विदेशी फिल्म मेकर्स के सामने हमारा बन जाता है। विदेश में ऐसी छवि हमारी बन जाती है कि बॉलीवुड जो है वो हमारी ट्रेडिशन और हमारी कल्चर की इज्जत नहीं करता। और विदेश लोगों के पास इंडियन सिनेमा मतलब क्या, बॉलीवुड, और उनके सामने क्या रेपुटेशन बनता है हमारा कि हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी माइथोलॉजी, अपनी इतिहास की इज्जत नहीं करते। ऐसा ही छवि बनता है। लेकिन साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स जो है वो हमारी छवि को सुधारते हैं। अक्सर वो हमारी छवि का सही आईना दिखाते हैं विदेशों को। इन विदेशी फिल्म मेकर्स या विदेशी ऑडियंस को साउथ इंडियंस वाले बार बार दिखाते रहते हैं कि हमारा देश का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, हमारा देश का माइथोलॉजी क्या है, यहाँ तक कि हमारे देश के इतिहास को भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। चाहे आप SS राजामौली का RRR समझ लीजिए, चाहे आप इस समय रिलीज़ होने वाली लोका की बात कर ले, या पिछले साल रिलीज़ हुई हनुमान की बात कर ले, या इस फिल्म की बात कर ले मिराई की। ये जो सारी फिल्में हैं ये हमारे ट्रेडिशन कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी कल्चर, हमारी जो माइथोलॉजी है और हमारी इतिहास को कितने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सच में बहुत गर्व होता है मुझे इन फिल्मों पर, और मुझे बहुत गर्व होता है साउथ इंडस्ट्री पर कि वो हमारे ट्रेडिशन के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ पसंद नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपने संस्कारों के साथ, अपने मिट्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो बॉलीवुड वालों को ना बहुत कुछ सीखना चाहिए इस मिराई से ही सिर्फ नहीं, पूरी साउथ इंडस्ट्री से, कि किस तरह ट्रेडिशन कल्चर को दिखाना चाहिए, किस तरह ऐसे सुपर हीरो फैंटेसी फिल्में बनाना चाहिए। और उसके लिए 200-400 करोड़ की बजट की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही कहानी की, ज़रूरत है अच्छी स्क्रीन प्ले की, अच्छी एग्जीक्यूशन की। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 400-500 करोड़ का खर्चा करें। तो यही सीख बॉलीवुड के लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है। और यही बहुत बड़ी कारण है कि मैं आजकल ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में देखता नहीं हूँ। बीच में बहुत सारी बॉलीवुड सिनेमा आते जाते रहते हैं जिनको मैं अक्सर देखता नहीं, और देखकर भी मैं उसका रिव्यू नहीं छोड़ता अपने चैनल में। अक्सर आप लोग शिकायत करते होंगे कि मैं ऐसी फिल्मों की रिव्यू क्यों नहीं करता, क्योंकि ऐसी फिल्में इतना घटिया होती है ना बॉस कि इनका रिव्यू करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मतलब क्या रिव्यू करूँ इनका, मतलब इनको आदत ही है ऐसी घटिया फिल्में बनाने की जहाँ पे हमारी ट्रेडिशन, हमारी कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पर कोई कहानी नहीं होती, कोई स्क्रीन प्ले नहीं होता, और एक्टिंग तो इतना घटिया होता है कि क्या बताएं। मतलब कचरा है। मतलब बॉलीवुड सिर्फ कचरा प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री बन चुका है। शर्म की बात है पर यही सच्चाई है, कड़वी है मगर सच है। और मैं अपने चैनल में हमेशा सच के साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने हमेशा सच के साथ खड़े रहने की कोशिश की है और मैं हमेशा सच बताऊंगा अपने चैनल में।
आपको जैसा लगे आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बयान कर रहा हूँ अपने चैनल में। तो आप में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है मेरा ही, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस सिनेमा को देखा नहीं है तो मैं आपसे अभी कहता हूँ कि जाकर देखिए। अभी तक थिएटर्स में चल रहा है ये सिनेमा, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। खासकर इस सिनेमा का जो इंटरवल पॉइंट है, खासकर जो क्लाइमैक्स है, बेहद मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप सबको ये सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो का यही अंत करता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।